नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जब बच्चे ने अपने माँ को पैसे देने से मना कर दिए, तब माँ ने ऐसा क्या किया कि बेटों को होश उड़ गए। मीना देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने कमरे को देख रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति देसराज जी का देहांत हुए। आज के ही दिन उनकी दिन दुनिया लूट गई थी। बिल्कुल सही थे देसराज जी, सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैंने चाय बना कर दी। चाय पी और अचानक सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का भी मौका नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। घर ही में उनकी गर्दन एक तरह लुढ़क गई थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर को लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने कहा अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर ले आए। मैं तो जैसे अपने होश खो बैठी थी। अचानक यह सब क्या हो गया था। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। मैं लड़खड़ा कर चल रही थी। मुझे 2 लोग ने पकड़ रखा था और वे मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घसीटते जा रहे हो। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। तीसरा जी के जाने के बाद तो ऐसा मेरी सुधी सी खो गई है। जहाँ बैठती हूँ बैठी रह जाती हूँ घंटों घंटों तक। बालों में तेल डाले पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देसराज जी के बिना जीना पड़ेगा। उनके बिना ये जीवन इतना दुखदाई होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे, घर की हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे। अब अकेले सूने कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ मैं। बिमला देवी यह सब सोच रही थी, तभी उनकी बड़ी बहू आती है और उनसे कहती है माँ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। बिमला देवी जी खाना खाने के लिए बाहर आती है तो देखती है थाली में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी थी। जब देसराज जी जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी जरूर बनती थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी वो पसंद करते थे और दही का तो उनको बहुत शौक था। थाली में जब तक दही ना हो तो वो खाना नहीं खाते थे और सूखी रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगाते थे। आज थाली से वो सब कुछ गायब हो गया था, क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जा जो आ गया था। बिमला जी के 2 बेटे थे, उनकी कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटे की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक एक बेटा है। बिमला देवी के बड़े बेटे का नाम अजय तो छोटे बेटे का नाम विकास है। दोनों बेटे जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहुएं बिमला देवी को कुछ नहीं कहती। दोनों बेटे भी बिमला देवी को कुछ नहीं कहते हैं। वो ऑफिस जाते हैं और सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी वो आते हैं तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है, जिसे लेकर वो सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं कभी सास के पास बैठती तक नहीं। 2 बातें करना तो बहुत दूर की बात है, हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती है और फ़ोन पर व्यस्त रहती। ज़रूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आती है। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा कर लाते हैं और सीधे लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ आस में बैठी रहती है कि बेटे मेरे पास बैठकर 2 बातें करें, लेकिन माँ की ये आस ही रह जाती है। दोनों बेटे अपनी माँ और एक दूसरे से छिपा कर खाना खाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते कि क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आती है। कोई से बेटा बहू कुछ कह लेता तो गम ना होता, बिना कुछ कहे तो वह सब कुछ करते हैं जो उन्हें करना होता है। वही बात है, कुछ कहकर तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ करना है तो बिना कहे भी सब कुछ कर सकता है। 2 सूखी रोटी और सब्जी खाकर बिमला देवी अपने कमरे में जाती है। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कह सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन का भड़ास निकाल ही लेता है, पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं तो वो किसी को क्या कहे, समझाए किसी को। यहाँ सब कुछ जो हो रहा है
यह सब आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। दोनों बहुओं के कमरे के बाहर फल और मेवे की छिलके पड़े रहते हैं तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें देसरा जी बहुत याद आ रही थी। वो देसरा जी की अलमारी खोलती है और उनकी सारी चीज़ें को देखने लगती है, उनके कपड़े, उनका चश्मा और फोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी की एक फाइल पर पड़ती है। वह देसरा जी की पर्सनल फाइल थी। इस फाइल को वे किसी के हाथ भी नहीं लगाने दिया करते थे। बिमला देवी उसे अपने सीने से लगाती है और रोती है कि आप होते हुए मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते हैं और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये कहकर वो और भी रोने लगती है। रोते रोते वो फाइल खोलकर देखती है। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। उस लिफाफे को खोलती है, उसमें कुछ पेपर निकलते हैं और एक पत्र निकलता है। वे पत्र को खोलकर पढ़ने लगती है। पत्र में लिखा होता है, प्रिय बिमला, अगर ये तुम पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। यह पत्र एक कागज़ का टुकड़ा जरूर है लेकिन इससे हम दोनों की ज़िंदगी का वो हिस्सा लंबा है जो 4 लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये कागज़ का टुकड़ा मेरे दिल का वो कागज़ का टुकड़ा है, मेरे दिल का वो आईना है। जब तुम उसे पढ़ोगी तो तुम्हारे हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल नज़र आएंगे। बिमला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़िंदगी में इस सफ़र में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे प्यार दिया है, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चे को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहा माना और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाया, एक अच्छी माँ बनकर दिखाया। जो तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूँ जब भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। इसलिए जाते जाते अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा तुम्हें इस पत्र के रूप में दिए जा रहा हूँ। बिमला, आजकल जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। अगर मैं जिंदा रहा तो सब कुछ मैं देख लूँगा, लेकिन अगर मैं तुमसे पहले चल गया और हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ख्याल ना रखे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बच्चों को सभी बातें बताना ज़रूरी नहीं है। गांव में हमारी ज़मीन थी जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता था, वह बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। वह प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखे तो यह प्लॉट तुम बच्चों को दे देना, और अगर तुम्हारा ध्यान ना रखे तो इस प्लॉट को मत देना। इस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की, घबराने की, रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो औरत इस दुनिया में बच्चे को पैदा करके ला सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तुम अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने का नई राह तलाश करना। तुम सब कुछ कर सकती हो बिमला। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो तो तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ने हुए तुम रो रही हो बिमला। रोना मत बिमला, अपने आंसुओं को पोंछो और जो साहस मेरे जाने से चला गया है उस साहस को वापस लेकर आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बिमला। पत्र पढ़कर बिमला देवी जी उस पत्र को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है और बहुत रोने के बाद बिमला देवी जी अपने आंसू साफ करती है। उन्हें अपने अंदर में नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई है। देवी जी प्लॉट के पेपर को संभाल कर रख लेती है। अगले दिन बिमला देवी जी अपने भाई के घर जाती है जो एक वकील भी है। अपने भाई को उन प्लॉट का पेपर दिखाती है, बिल्कुल सही होते हैं। वह भाई के साथ उस प्लॉट को देखकर आती है। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी। उस प्लॉट
का काफ़ी बड़ा था। बिमला देवी अपने भाई से सलाह मशवरा करती है। बिमला देवी के भाई सलाह देते हैं कि इससे थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट पर नीचे दुकान बना सकती है और ऊपर मकान बनाकर रह सकती है। किराए पर चढ़ जाएगी और उसके किराए से आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। बिमला देवी जी की ये बात जच जाती है। बिमला देवी जी वापस घर पर आती है। बिमला जी के अंदर अब बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद बहुत हिम्मत दे दी है। बिमला देवी जी अपने दोनों बेटों को बुलाती है और कहती है, अजय और विकास मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्चों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाइयाँ और किसी खर्चों को पूरा कर सकूँ। दोनों बच्चों कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ, जो महीने में हम आपको पैसे दे सके। खाने, घर के और बच्चों के स्कूल खर्चों में इसी से सारी पैसे खर्च हो जाती है, ऐसे हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। तब बिमला देवी जी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए नहीं। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक जगह काम मिल रहे हैं, मुझे एक बच्चे को संभालना है, केयरटेकर का काम है। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूँगी और शाम को आ जाया करूँगी। मेरा टाइम भी कट जाएगा और पैसे भी मिल जाया करेंगे। मैं अपना खर्च भी आराम से उठा लिया करूँगी। भाई ने जान पहचान के लोग हैं, ठीक है, मगर मामा जी ने कहा है तो आप जा सकती है। बच्चे यह कहकर चले जाते हैं। अब रोज़ बिमला जी सुबह जाती है और शाम को आती है। बिमला जी अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचती है और अपने प्लॉट का काम शुरू करवा देती है। सारा काम उनका भाई संभाल लेते हैं। बिमला जी सुबह ही प्लॉट पर जाकर बैठ जाती है और काम अपने देख रेख में करवाती है। कुछ ही दिनों में अक्सर का काम भी पूरा हो जाता है। नीचे दुकान बन जाती है और ऊपर मकान बन जाती है और बाकी सारा काम भी उनके भाई करवा लेते हैं। बिमला देवी जी का एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकान बिमला देवी जी किराए पर चढ़ा देती है। बिमला जी का किराए से अपना खर्च उठाना शुरू कर देती है। एक दिन रविवार का दिन होता है। दोनों बेटे घर पर होते हैं। तभी बिमला जी अपने दोनों बेटों को कहती है, बच्चों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटे कहते हैं, क्या दिखाना है माँ, तुम सब मेरे साथ चलो, चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर माँ के साथ चलते हैं। माँ उन्हें अपना घर लेकर आती है जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर में दो बूढ़ी दंपति और बिमला जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं कि माँ यह घर किसका, मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कौन लोग बैठे हैं। तो माँ कहती है, ये घर मेरा है। यह सुनकर दोनों बेटे तो चौंक जाते हैं। आपका घर, यह आपका कैसे हो सकता है माँ, यह घर आपके पास कहाँ से आया, किसने दिया। तब माँ कहती है, यह घर मुझे तुम्हारे बाबूजी ने दिया है। तुम्हारे बाबूजी को पहले से ही लग गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसे ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसों पैसों के लिए मोहताज कर दोगे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी, मैं इसी प्लॉट पर आती थी। मैं इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकान बनवाई है और ऊपर घर बनवाया है। मैंने तुम्हें लोगों को इस दिन खर्च के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों मना कर दिए। अगर तुम दोनों मुझे खर्च देने के लिए तैयार हो जाते तो प्लॉट तुम दोनों का ये प्लॉट दे देती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने जो अपने माँ को खर्चे मुझे गिना दिए, तुम अपने भी, ऐसे तो फिर बहुत दूर की बात है, तुम्हारे पास तो अपनी माँ को देने के लिए ज़रा सा वक्त भी नहीं। मुझे कुछ दिन हो जाता है अकेले बैठे बैठे। बहुओं की क्या कहा जा सकता है, जब अपनी ही पेट से औलाद ऐसी है, वे तो फिर भी गैर पेट से है। जब मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, 9 महीने कोख रखा है, तो मैंने तुम दोनों को, जब तुम्हें ही अपनी बूढ़ी माँ का एहसास ही नहीं हुआ कि उसे भी किसी अच्छी बुरी चीज़ को पूछ ले, दो पल उसके पास भी बैठकर देख लो। बूढ़ी माँ को कुछ अरमान होंगे, कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन तुम्हें तो अपने ही अल्फड़ों से फुर्सत नहीं थी।
माँ को तो क्या देखोगे, वे तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतजाम कर गए हैं। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं, मुझे भी सहारा चाहिए जो तुम लोगों ने मुझे मिलना चाहिए था, अब तुम लोगों से जो नहीं मिला। लेकिन यह लोग जिन्हें बैठे हुए देख रहे हो वो भी वही लोग हैं जिनकी औलाद उन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके पास घर का छिपाने की जगह नहीं है। हम भी एक दूसरे का सहारा है, हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे जो औलाद के होते हुए भी तन्हा है। घर में के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। बिमला जी की बातें सुनकर उनके बेटे बहू अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, हमें गलती हुई है, हमें अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल गए थे कि हमारी एक माँ भी है जिसे हमने अपने जीवन दिया है और अपनी माँ को अपने साथ रखने की जिद करते हैं। लेकिन बिमला देवी कहती है, मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हें अपने जहाँ खुश रहो, मैं अपने जहाँ खुश हूँ। अपनी बच्ची ज़िंदगी में यहीं रहना चाहती हूँ, इन्हीं लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ। बिमला जी की ये बातें सुनकर वहाँ बैठे बूढ़े दंपति और बिमला देवी के बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिमला देवी के भाई बोलते हैं, अपनी बहन के इस फैसले के सम्मान करता हूँ, मेरी बहन ने जो किया वो काबिले तारीफ है। इसी बात पर वहाँ जमा सभी लोग बिमला देवी के लिए जोरदार तालियां सम्मान करते हैं। इस तरह बिमला देवी अपने घर, औलाद और बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। दुकान से आने वाले किराए से सभी खर्च आराम से पूरे होते हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और एक दूसरे सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। अगर बिमला जी उस प्लॉट के बारे में अपने बच्चे को बता देती तो वो दोनों प्लॉट को आधा आधा बांट लेते और बिमला देवी पाई पाई के लिए फिर से मोहताज हो जाती। बच्चे इतने खर्चे होते हुए तो बूढ़े बाप माँ का कोई खर्च नहीं होते, जबकि बुढ़ापे में तो खर्च से ज़्यादा होता है। रोज़ाना दवाई लेनी पड़ती है और कुछ फल फ्रूट खाने होते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बूढ़े हड्डियाँ चल पाती है। जबकि होता उल्टा है, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्चा कम कर दिया जाता है। बिमला देवी जी इस दिन इसलिए बच्चों को खर्च की बात बता रही थी। अगर उसके बच्चे खर्चे देने के लिए तैयार हो जाते तो वो अपने बच्चों को फ्लॉट के बारे में बता देती, लेकिन उनके बच्चे ने खर्च देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने फ्लॉट के बारे में भी बच्चों को नहीं बताया। जबकि फ्लॉट लेने के बाद उस फ्लॉट की मालकिन वो दोनों बेटे हो जाते। बिमला देवी फिर से ऐसे ही रह जाती और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाती। उनके बच्चों ने तो खर्च ना देकर उनको काम करने के लिए कह दिया और ऐसी औलाद से उम्मीद किया क्या जा सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।